चलिए दोस्तों, आज टर्मिनोलॉजीज ऑफ अकाउंटिंग की डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इट इज लिंक्ड विद द फर्स्ट टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, व्हिच वाज बिजनेस ट्रांजैक्शन। अभी बिजनेस ट्रांजैक्शन में तुम सभी को मालूम है कि उसकी डेफिनेशन क्या थी? एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर कैश और क्रेडिट। अभी दोस्तों, कोई भी बिजनेसमैन हो, तुम हो, मैं हूं या कोई भी हो, उसको हमेशा ये चाहिए कि वो अपने गुड्स सेल कर रहा है, किसी को सर्विसेज दे रहा है, तो उसके सामने उसको कैश मिल जाए। लेकिन दोस्तों, ये तो राम राज्य वाली बात हो गई, विच इज नॉट कंप्लीटली पॉसिबल। दुनिया में अगर हम किसी को गुड्स दे रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो ऑन द स्पॉट या इमीडिएटली हमें पैसा देने वाला है। इट इज पॉसिबल कि हम उसे अभी गुड्स दे रहे हैं, वो हमें एक हफ्ते के बाद पैसा दे, 2 हफ्ते के बाद पैसा दे, 1 महीने के बाद पैसा दे। सो ऑल दीज आर टर्म्ड एज नथिंग बट द क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, कि जहां पर गुड्स या सर्विसेज हमने उसे अभी दे दी, बट ही इज सपोज टू पे अस इन द फ्यूचर। तो आज की जो डिस्कशन है, इट इज बेस्ड ऑन क्रेडिट सेल्स, कि जहां पर हमने किसी को उधार में माल बेचा या उधार में किसी से गुड्स खरीदा, तो हमें उससे भविष्य में पैसा लेना है या हमें उसे भविष्य में पैसा देना है। तो वो सारी टर्मिनोलॉजीज क्या होंगी, विल बी अवर टुडेस डिस्कशन। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग टू अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज रिसीवेबल्स। रिसीवेबल मतलब किसी से कुछ भी पैसा मेरे को लेना है तो वो मेरा क्या हो गया, रिसीवेबल। समझ लो, तुम लोगों से मुझे कुछ पैसा लेना है, देन यू आर माय रिसीवेबल। मतलब अगर मुझे किसी से कुछ भी लेना है, देन इट इज अ रिसीवेबल फॉर मी। ठीक है, अमाउंट रिसीवेबल बाय बिजनेस इन फ्यूचर, मतलब भविष्य में पैसा मिलने वाला है। फ्रॉम एनी पर्सन, किसी से भी लेना है, इज टर्म्ड एज रिसीवेबल। मतलब समझ लो, मेरे को किसी कस्टमर से 10,000 रुपए लेना है तो वो मेरा रिसीवेबल। समझ लो, मेरी दुकान मैंने किसी को रेंट पे दी है और 1 महीने का रेंट बाकी पड़ा है, 5,000 रुपया उससे रेंट लेना बाकी है, तो वो भी मेरा क्या हो गया, रिसीवेबल। मतलब सिंपल भाषा में बात करूं दोस्तों, तो अगर किसी से कुछ भी पैसा लेना है, देन इट इज टर्म्ड एज माय रिसीवेबल। ठीक है, एक एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जाम्पल सोल्ड गुड्स ऑफ ₹5,000 टू जय ऑन क्रेडिट। समझ लो, जय करके मेरा एक कस्टमर है, मैंने उसे 5,000 रुपए के गुड्स सेल किए। ठीक है, और किस पे सेल किए, क्रेडिट पे। क्रेडिट पे मतलब मैंने उसको भी 5,000 के गुड्स दे दिए, बट उसने मेरे को भी 5,000 रुपया कैश पे नहीं किया, उसने अभी नहीं दिया, बट ही इज गोइंग टू पे मी एट अ फ्यूचर डेट। ठीक है दोस्तों, इन दिस केस द अमाउंट ऑफ ₹5,000 विल बी रिसीव्ड फ्रॉम जय इन फ्यूचर। ये 5,000 रुपया मेरे को अभी नहीं मिला, वाई? क्योंकि ये कैश ट्रांजैक्शन नहीं है। कौन सा है दोस्तों, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। ठीक है, from Jay in future and hence this amount of ₹5,000 becomes receivable। मतलब ये 5,000 रुपए जय से मेरे को लेने हैं, तो वो मेरे बिजनेस के लिए क्या हो गया, रिसीवेबल। और याद करो दोस्तों, असेट में मैंने क्या कहा था, 2 चीजें आती है, एक मेरे पास कोई प्रॉपर्टी हो, दूसरा मुझे अगर किसी से कुछ भी पैसा लेना हो। और अगर दोस्तों किसी से कुछ भी पैसा लेना है तो उसे क्या कहा जाता है, रिसीवेबल। तो दोस्तों, रिसीवेबल इज अनदर फॉर्म ऑफ असेट। मतलब किसी से पैसा लेना है, वो अपना क्या हो गया, असेट। और अगर किसी को पैसा देना है तो वो क्या हो गया, लायबिलिटी। दिस बिकम्स अ रिसीवेबल फॉर द बिजनेस। मतलब सिंपल भाषा में बात करूं तो रिसीवेबल में कोई टेंशन मत लो, अगर मुझे किसी से कुछ भी पैसा लेना है, देन इट इज अ रिसीवेबल। अगर मैं किसी को क्रेडिट में गुड्स सेल कर रहा हूं, तो मैंने उसे अभी गुड्स दे दिए, लेकिन वो मेरे को पैसा बाद में देगा, तो मेरे को भविष्य में जो उससे पैसा लेना है, वो मेरा क्या हो गया दोस्तों, रिसीवेबल हो गया। समझ लो, मेरी दुकान मैंने किसी को रेंट पे दी है, पूरा 1 महीना कंप्लीट हो गया, लेकिन उसने अभी तक मुझे रेंट नहीं दिया है, तो वो मेरे को बाद में रेंट देने वाला है, तो वो भी मेरा क्या हो गया, रिसीवेबल। मतलब इफ एनी अमाउंट इज रिसीवेबल फ्रॉम एनी पर्सन, इट इज टर्म्ड एज अ रिसीवेबल फॉर द बिजनेस। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब आ रहा है टाइप्स ऑफ रिसीवेबल्स। मतलब पैसा लेना है किसी से, वो बात तय है, लेकिन इसके भी टाइप्स हो सकते हैं सर। हाँ, हो सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग वे में आज पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिसीवेबल्स। दोस्तों, ये फोटो देखा हुआ है? हाँ सर, कौन है ये? ही इज मुकेश अंबानी। ठीक है, ये फोटो देखा हुआ है, मुकेश अंबानी से भी ज्यादा पॉपुलर आदमी ये कौन है, विजय माल्या। अब इन दोनों की मैं तुम लोगों को कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताता हूं। सबसे पहले, मुकेश अंबानी किस टाइप का व्यक्ति है, जेन्युइन, कि उस पर तुम विश्वास कर सकते हो। बैंक से पैसा लिया है तो टाइम टू टाइम बैंक को सारी लोन के रिपेमेंट कर रहा है, किसी व्यक्ति के कुछ पैसे खा नहीं गया है, एम्प्लॉइज को सैलरी दे रहा है, एकदम जेन्युइन बंदा है। ठीक है, दूसरा है विजय माल्या, वो क्या है, फ्रॉड। फ्रॉड मतलब बैंक के पैसे खा गया है, गवर्नमेंट के पैसे खा गया है, किंगफिशर एयरलाइंस के जो पायलट थे ना, उनके भी वो पैसे खा गया है। मतलब पूरी सोसाइटी है वो इस आदमी से परेशान है, किसी को पैसा नहीं दे रहा है। अभी मैं तुम लोग के सामने एक सिचुएशन रखता हूं। समझ लो कि तुम लोगों का एक इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम है। ठीक है, अभी
इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम में तुम्हारे पास कोई कस्टमर आएगा एसी परचेस करने के लिए 50,000 रुपीज की, ठीक है, तो तुम्हारा फर्स्ट ऑफ ऑल इंसिस्टेंस ये रहेगा कि वो 50,000 की एसी ले ले और ऑन द स्पॉट तुम्हें सामने 50,000 कैश पे कर दे। अगर ऐसा हो गया तो ये विन विन सिचुएशन हो गई, तुम्हारा काम हो गया। लेकिन दोस्तों कई बार हमारे पास जो कस्टमर्स होते हैं वो हमें इमीडिएटली कैश नहीं देते, और हमें भी मार्केट में बैठे तो बिजनेस तो करना है, ऐसा तो है नहीं कि अपने को गरज नहीं है, एवरीवन वांट्स टू डू बिजनेस। तो हमें कई बार अपने कस्टमर्स को फैसिलिटेट करने के लिए ट्रांजैक्शन क्रेडिट वाला करना पड़ता है, मतलब हम उसे गुड्स अभी दे दे रहे हैं और वो पैसा हमें बाद में देगा, ठीक है। समझ लो कि तुम्हारे शोरूम में सबसे पहले मुकेश अंबानी आया, मुकेश अंबानी ने तुम्हारे शोरूम से एसी परचेस की और बोला कि 2-4 दिन में मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम अभी मेरे को एसी दे दो। तो दोस्तों क्या तुम मुकेश अंबानी पे विश्वास करोगे? हाँ सर, मुकेश अंबानी पे कौन विश्वास नहीं करेगा, हम उसको जानते हैं, एकदम बंदा क्लियर है, कोई उसमें टेंशन नहीं है, और वी जनरली ट्रस्ट पीपल। तो इन दिस केस व्हाट यू विल बी डूइंग इज, तुम उसको क्रेडिट में गुड्स सेल कर दोगे और तुम उसको बोलोगे कि फ्यूचर में तू मेरे को पैसे दे देना। देन इन दिस केस मुकेश अंबानी बिकम्स अ डेटर फॉर यू। क्या हो गया वो तुम्हारे लिए? DEBTOR, डेटर हो गया। मतलब तुमने उसे क्रेडिट में गुड सेल किया और वो तुम्हें पैसा बाद में देने वाला है, देन ही बिकम्स अ डेटर फॉर यू। सो डेटर इज वन ऑफ द टाइप ऑफ रिसीवेबल। रिसीवेबल का एक टाइप क्या हो गया? डेटर। डेटर मतलब तुम्हें जिस कस्टमर को तुम क्रेडिट में गुड सेल कर रहे हो उसके ऊपर विश्वास है और तुम उसके सामने कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर रहे कि भाई तू लिख के दे कि तूने ये गुड्स खरीदा, तू कब पैसे दे, तुम्हें विश्वास है कि यार बोल रहा है 4 दिन में पैसा दे देगा तो 4 दिन में पैसा दे देगा। देन मुकेश अंबानी इज अ डेटर फॉर यू, ठीक है। अभी विजय माल्या तुम्हारे पास एसी लेने आया और बोल रहा है कि यार 2-4 दिन में पैसे दे दूंगा, तो क्या तुम्हें उस पर विश्वास आएगा? सर इस पे कौन विश्वास करेगा? देखो विश्वास नहीं है वो तय बात है, लेकिन तुम लोग को गरज तो है, तुमको बिजनेस तो करना है, क्योंकि 50,000 की एसी में तुम्हारा 10,000 प्रॉफिट है। तो अगर तुम उसको दौड़ा दोगे कि नहीं बेचनी तेरे को एसी, तो तुम्हारा भी नुकसान है 10,000 का। तो विजय माल्या को गुड्स भी बेचना है और उस पर विश्वास भी नहीं करना है और वो पैसा भी देने को तैयार नहीं है। मतलब ऐसी सिचुएशन में हमें कोई बीच का रास्ता निकालना। देखो हम लोग कॉमर्स वाले, हम लोग को कुछ थियरी नहीं होगी कि ये इस तरह से लिखा हुआ है थियोरम, तो इसके बेसिस पे काम करना है। कॉमर्स वालों की सोच कैसी होती है कि कोई भी तकलीफ हो ना तो उसका सोल्यूशन हमें निकालना है। अभी यहाँ पे तकलीफ क्या है? विजय माल्या को एसी चाहिए, अपने को एसी बेचनी है, विजय माल्या के पास अभी पैसा नहीं है और अपने को विजय माल्या पे विश्वास भी नहीं है, तो क्या करें? अभी दोस्तों ट्रांजैक्शन तो क्रेडिट वाला ही होगा, क्योंकि उसके पास कैश नहीं है तो अपने को विश्वास तो करना पड़ेगा, लेकिन अपने को उस पर कंप्लीट विश्वास नहीं है। तो मैं क्या बोलता हूं पता है? विजय माल्या को बोलता हूं कि एक पेपर निकाल, उस पर तू मेरे को लिख के दे कि भाई आज समझ लो कि 28 जून को मैं तेरे से गुड्स खरीद रहा हूं 50,000 का और 4 दिन के अंदर मैं तेरे को पैसे दे दूंगा, ठीक है? ऐसा विजय माल्या मेरे को लिख के दे। सर ऐसे तो आप भी लिख सकते हो। नहीं, नीचे विजय माल्या की साइन करवा दूं। सर साइन किसी और ने कर दी तो उसके ऊपर मैं गवर्नमेंट का लीगल रेवेन्यू का स्टैंप लगा दूं। सर ये बात आप पता ही नहीं कर रहे हो, ऐसा आप करोगे तो आपका काम परफेक्ट हो गया। समझ लो मैंने क्या किया, विजय माल्या को बोला कि तू अभी मेरे से एसी लेके जा, लेकिन तू मेरे को एक कागज पे प्रॉपरली लिख दे कि मैं इस दिन को ये खरीद रहा हूं और इसका पैसा इतनी अमाउंट इस दिन को तुम्हें दे दूंगा। नीचे तेरी साइन कर दे, ऊपर गवर्नमेंट का रेवेन्यू स्टैंप चिपका दे और मेरे को ये चीज बिल जो है वो तू मेरे को वापस दे दे। देन इन दिस केस अगर 4 दिन के अंदर विजय माल्या मेरे को पैसे दे देगा तो मेरा काम हो गया, फिर तो मेरे को इसमें कोई चिंता ही नहीं है। बट if he does not pay to me at the date on which he is required to pay, तो मैं इस कागज पे उसकी साइन है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू स्टैंप है, तो कोर्ट ऑफ लॉ में जाके उसके खिलाफ क्या कर सकता हूं? केस फाइल कर सकता हूं कि गवर्नमेंट के सामने मैं बोल सकता हूं कि इस आदमी ने मेरे से गुड्स लिया है और ये पैसा नहीं दे रहा है, तो गवर्नमेंट उस पे लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करेगा और विजय माल्या को जेल भी जाना पड़ सकता है। देन इन दिस केस दो इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, लेकिन एक बिल है दोस्तों, एक मैं बिल बनाऊंगा और इस बिल पे मैं विजय माल्या की साइन करवा लूंगा। तो इन दिस केस द अमाउंट दैट आई एम सपोज टू रिसीव फ्रॉम विजय माल्या बिकम्स अ बिल्स रिसीवेबल फॉर मी। ट्रांजैक्शन दोनों क्रेडिट है। मुकेश अंबानी पे विश्वास है इसलिए कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं करवाया, तो वो क्या हो गया दोस्तों? मेरा डेटर। विजय माल्या पे कम विश्वास है, विश्वास नहीं है ऐसा नहीं है, कम विश्वास है, तो उसकी वजह से मैंने एक लीगल डॉक्यूमेंट पे उसकी साइन करवा दी। अगर वो पैसा नहीं देगा तो मैं उसके खिलाफ केस फाइल कर सकता हूं, तो मेरा हाथ
स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो इन दिस केस विजय माल्या बिकम्स अ बिल्स रिसीवेबल फॉर मी। समझ में आया? ट्रांजैक्शन दोनों क्रेडिट है, इसमें मैं कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं करवा रहा, यहां मैं डॉक्यूमेंटेशन करवा रहा हूं। तो ये मेरा डेटर हो गया और ये मेरा बिल्स रिसीवेबल हो गया। सो फ्रेंड्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसीवेबल्स, वन इज डेटर्स कि जहां कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी, और दूसरा होगा बिल्स रिसीवेबल जहां आप उसकी साइन और स्टैम्प सब कुछ ले लेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइप ऑफ रिसीवेबल की बात करते हैं, विच इज डेटर्स। डेटर्स मतलब हमारा कोई कस्टमर है, उसे हमसे गुड्स चाहिए, हमें उस पर विश्वास, हम रेगुलरली उससे ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, तो हम उसको बोल रहे हैं कि तू अभी गुड्स ले ले, हफ्ते 10 दिन के अंदर मेरे को पैसे दे देना, ठीक है। Where any amount is due का मतलब होता है रिसीवेबल from any customer on account of credit sale of goods or services, he becomes a debtor for the business। मतलब अगर किसी कस्टमर से हमें क्रेडिट सेल का पैसा लेना बाकी है तो वो हमारा क्या हो गया दोस्तों? डेटर हो गया, ठीक है। नो रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन इज डन, मतलब हम किसी कागज पे उसकी साइन नहीं करवा रहे, हमें उस पर विश्वास है। इट इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट, ट्रस्ट यानी विश्वास के ऊपर बेस्ड है। अगर यहां पर समझ लो कि मैंने मुकेश अंबानी को एसी दी, एक हफ्ते का टाइम दिया था, एक हफ्ते के बाद मैं मुकेश अंबानी को फोन करता हूं, मुकेश भाई शू दो पेमेंट नो, करवा देता हूं। मुकेश भाई को और एक हफ्ते के बाद फोन किया, मुकेश भाई जरा करावी दो अर्जेंट से, अरे यार करावी दो। तीसरी बार फोन किया, फोन नहीं उठाया। चौथी बार फोन किया, फोन नहीं उठाया। मैं परेशान हो गया, वो मेरे को पैसा नहीं दे रहा है, मैं क्या कर सकता हूं? क्या उसका खून कर दूं? वो करूंगा तो मेरे को ही जेल होगी। तो इन दिस केस मैं उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाऊंगा, समझ रहे हो? मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, मैं कोर्ट में भी उसके खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकता। तो यहां पर अगर मेरे को विश्वास है तो ही मैं ऐसे धंधा करता हूं। और दोस्तों, बिजनेस हमेशा ट्रस्ट पे चलता है, हम लोग कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि मैं किसी पे विश्वास नहीं करूंगा। इन दिस मैनर यू कैन नॉट डू बिजनेस। लेकिन हाँ, केयरफुली, आंखें खुली रख के विश्वास करना है, आंख बंद करके किसी पे विश्वास नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹5,000 टू सी ऑन क्रेडिट। समझ लो सी करके मेरा एक कस्टमर है, मैंने उसको 5,000 रुपीज के गुड्स क्रेडिट में सेल किए। तो इन दिस केस सी बिकम्स अ डेटर फॉर द बिजनेस। मतलब सी मेरा क्या हो गया? डेटर, क्योंकि मुझे उससे 5,000 रुपए लेने हैं। अगर ये सी मेरा डेटर है और अगर सी मुझे पैसा नहीं दे रहा तो मैं सी के खिलाफ सी का बाल भी बाका नहीं कर सकता। आई कैन नॉट डू एनीथिंग टू हिम। मैं उसको मार पीट नहीं सकता, धमकी नहीं दे सकता, सिर्फ उसको फोन करके उसका दिमाग बिगाड़ सकता हूं। और अगर वो पैसा ना दे तो अल्टीमेटली ये मेरा लॉस हो जाएगा, ठीक है। बट देन अगर मुझे बिजनेस करना है, देन आई हैव टू टेक सम रिस्क, और रिस्क लोगे तभी पैसा कमाओ पाओगे। सो डेटर्स इज अ रिस्की फॉर्म ऑफ रिसीवेबल, क्योंकि पैसा आए भी सही, ना भी आए, कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है दोस्तों। तो भी सर धंधा करना है, पैसा कमाना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है, लेकिन सर रिस्क नहीं लेना है, जिगर नहीं है हमारे अंदर, तो क्या करने का? तो फिर सबको समझ लेने का कि सभी विजय माल्या ये दुनिया में, कोई अच्छा नहीं है, सब राम नहीं है, सबके सब रावण है। तो क्या ड्रॉ करने का? बिल्स रिसीवेबल, मतलब डेटर नहीं, बिल्स रिसीवेबल। किसी को भी क्रेडिट में गुड्स सेल करो, लीगल डॉक्यूमेंटेशन करवा लो कि अगर वो पैसा ना दे तो तुम कोर्ट में जाके उसके खिलाफ केस फाइल कर सको। वेयर इन अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन मतलब उधार वाला ट्रांजेक्शन। देखो दोस्तों, अगर कैश ट्रांजेक्शन है ना तो पैसा लेना बाकी नहीं है, तो रिसीवेबल का क्वेश्चन नहीं आता, डेटर्स का क्वेश्चन नहीं आता, और बिल्स रिसीवेबल का भी क्वेश्चन नहीं आता। क्यों? क्योंकि मैंने उसे एक हाथ गुड्स दिया, उसने मुझे दूसरे हाथ पैसा दिया, तो मेरे को उसको याद रखने की या उसको मुझे याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। वी बोथ हैव डिड अवर पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन, तो काम हो गया खत्म। वेयर इन अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन द सेलर, मतलब जो उधार में गुड्स बेच रहा है, डज नॉट फुल्ली ट्रस्ट द बायर। ऐसा नहीं है कि उसको ऐसा है कि ये पैसा खा जाएगा, हाँ, लेकिन मुझे किसी नया व्यक्ति मेरी दुकान में आ रहा है तो उस पर कंप्लीट ट्रस्ट नहीं है। अगर वो मेरे को पैसा नहीं दे रहा है, देन इट इज अ फाइनेंशियल लॉस टू मी, तो मुझे वो नहीं करना है। द सेलर डज नॉट फुल्ली ट्रस्ट द बायर, ही इश्यूज अ रिटर्न बिल, मतलब एक रिटर्न डॉक्यूमेंट वो बनाएगा, एंड रिक्वायर्स द बायर टू साइन एंड एक्सेप्ट इट। और जो बायर है कि जो क्रेडिट में गुड्स खरीद रहा है, वो उस डॉक्यूमेंट को देखेगा, रीड करेगा और उसमें जो जो लिखा है उसको एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट करने के फॉर्म में उस पर साइन कर देगा। साइन किया उसका मतलब क्या? कि वो इस चीज को मान रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। इट इज एफिक्स्ड, एफिक्स्ड मतलब उस पर चिपकाया जाएगा। अ लीगल रेवेन्यू स्टैम्प, मतलब सरकार का एक लीगल स्टैम्प आता है, रेवेन्यू स्टैम्प। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपए की टिकट आती है ना, जो तुम लोगों ने शायद पोस्ट ऑफिस में देखी होगी, ठीक है। ना देखी हो तो गूगल पे एक बार सर्च कर लेना, ठीक है। अगर इस पे क्या होगा, हमेशा एक लीगल रेवेन्यू स्टैम्प चिपकाया हुआ होगा, एंड हेंस कैन बी प्रेजेंटेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ।
अगर यहाँ पे किसी चीज पे लीगल स्टैंप लगा है ना, तो तुम कोर्ट में जाके उस चीज को प्रेजेंट कर सकते हो और कोर्ट इस व्यक्ति के खिलाफ केस फाइल करेगा। सो लीगल प्रोसीडिंग कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट दिस पर्सन इफ द अमाउंट इज नॉट रिसीव्ड। सर पैसा मिल गया तो बिल को फाड़ के डस्टबिन में डाल दे, तेरा काम हो गया ना। हमें तो सिर्फ पैसा ही चाहिए, हमें ये सब मगजमारी में नहीं पड़ना। बट इफ ही डज नॉट पे टू अस, तो हम कहां जा सकते हैं? कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं, ठीक है। वरना भगवान के पास मंदिर में जाके रो, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। डेटर्स के केस में अगर पैसा ना मिला तो कहां जा सकते हैं? मंदिर में जाके भगवान के सामने रोएंगे। और बिल्स रिसीवेबल में पैसा ना मिला तो कहां जाके रोएंगे? रोएंगे नहीं, कोर्ट ऑफ लॉ में जाके उस व्यक्ति को रुलाएंगे। समझ में आ रहा है? दिस इज अ मोर सिक्योर्ड फॉर्म एज कंपेयर टू डेटर्स। मतलब यहाँ पे सिक्योरिटी ज्यादा है, क्योंकि उसके सामने अगर केस तुम फाइल कर सकते हो तो उसके दिमाग में भी डर है कि यार अगर पैसा नहीं दूंगा तो ये मेरे खिलाफ केस फाइल कर सकता है। लेकिन डेटर्स के केस में उसे कोई चिंता ही नहीं है, नहीं दूंगा पैसा, क्या उखाड़ लेगा ये बंदा। समझ रहे हो? तो ये ज्यादा सिक्योर्ड हो गया। अभी एक एग्जांपल है कि तुम्हें समझ में आया बिल्स रिसीवेबल चीज क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ए हैज सोल्ड गुड्स ऑफ ₹5,000 टू बी ऑन क्रेडिट। समझ लो ए करके एक व्यक्ति है, उसने बी को 5,000 रुपीज के गुड्स क्रेडिट में सेल किए। नाउ ए विल प्रिपेयर अ बिल। बिल बनाएगा कौन? ए बनाएगा, एंड सेंड इट टू बी, और बी को वो बिल भेज देगा। बी विल साइन इट एंड सेंड इट बैक टू ए। बी क्या करेगा? उस बिल पे साइन करेगा और एक्सेप्ट कर लेगा और ए को वापस दे देगा। अभी बिल किसके पास होगा? ए के पास। क्यों? क्योंकि गुड्स तो ए ने सेल किया है। Now, if B does not pay on the due date मतलब जिस दिन को उनका नक्की हुआ है कि इस दिन को पैसा देना है, A can file a case against B। तो A कोर्ट में जा सकता है और इसके खिलाफ केस फाइल कर सकता है। तो B के दिमाग में कहीं ना कहीं डर पड़ा रहेगा और A के पास कहीं ना कहीं सिक्योरिटी होगी। सो दिस बिकम्स अ बिल्स रिसीवेबल रिटर्न डॉक्यूमेंट which is supporting the credit transaction of sale of goods or services। समझ में आ रहा है? अभी सर ये बिल्स रिसीवेबल आप बता रहे हो, समझ में भी आया कॉन्सेप्ट क्या है, लेकिन सर ये बिल्स रिसीवेबल होता कैसा है? एक बार दिखाओ तो, दिखा देते हैं फॉर्मेट ऑफ बिल कि बिल किस तरह का होता है। देखो ऊपर लिखा होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। फिर यहाँ पे नाम वाम लिखा होगा, फिर यहाँ अमाउंट क्लियरली लिखी होगी कि कितने रुपए का बिल है, ठीक है। 2 months आफ्टर डेट, देखो ये किस डेट को ड्रॉ हुआ बिल? 1 मई को। तो 1 मई से 2 महीना यानी 1 जुलाई को। इसका पेमेंट कब करना है? 1 जुलाई को, क्लियरली लिखा है। आफ्टर डेट पे टू मी और टू माई ऑर्डर। पे टू मी मतलब मुझे पैसा दो, मुझे यानी कौन? अवधूत रक्ताडे को मुझे पैसा दो, और माई ऑर्डर, या फिर मैं बोलूं कि मेरा एम्प्लॉय है वो पैसा लेने आए तो उसको दे दो, मतलब मैं जिसे बोलूं उसे दो। द सम ऑफ ₹8,800 ओनली। कितना देना है? 8,800 फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। फॉर द वैल्यू रिसीव्ड मतलब मैंने तुम्हें कुछ दिया है, उसके सामने 1 जुलाई 2013 को तुम्हें 8,800 रुपीज मुझे देने हैं। नाउ दिस इज द पर्सन टू हुम दिस बिल इज सेंट। और उसने, देखो यहाँ पे एसडी का मतलब होता है सिग्नेचर, यहाँ पे उसकी साइन नहीं की है, बट हियर ही विल बी साइनिंग इट। और यहाँ पे जो साइन किया उसका मतलब क्या है? कि उसने बिल को एक्सेप्ट कर लिया। अभी ये बिल अवधूत के पास पड़ा रहेगा, 2 महीने के बाद वो बिल मुकुंद को देगा। मुकुंद अगर पैसा दे दे तो ये बिल फाड़ देगा वो, और अगर मुकुंद पैसा ना दे तो यहाँ पे देखो एक चीज है जिसे क्या कहते हैं? स्टैंप। ये लीगल स्टैंप लगा होगा। अगर 2 महीने के बाद वो पैसा ना दे तो क्या होगा? वो इसके खिलाफ केस फाइल कर सकता है। सो दिस वाज द फॉर्मेट ऑफ अ बिल। आई होप कुछ दिमाग में क्लियर हो रही होगी चीजें, ठीक है। अभी ये बात हो गई वन पार्ट ऑफ द स्टोरी की कि जहां हमें किसी से पैसा लेना है, हमने किसी को उधार में गुड्स सेल किया। लेकिन दोस्तों हम भी बिजनेस कर रहे हैं तो हम हमेशा उधार में बेचेंगे नहीं, कभी कभी हम भी लोगों से उधार में गुड्स खरीदेंगे। तो हमने गुड्स खरीद लिया और हमें उसे पैसा देना बाकी है, तो उस चीज को क्या कहते हैं दोस्तों? इस रिश्ते को मैं क्या नाम दूं? पेएबल। मतलब मुझे पैसा देना बाकी है, ठीक है। रिसीवेबल का एग्जैक्ट ऑपोजिट क्या होगा? पेएबल, ठीक है। Amount payable by business in future to any person is termed as payable। रिसीवेबल की डेफिनेशन क्या थी? अमाउंट रिसीवेबल बाय बिजनेस इन फ्यूचर फ्रॉम एनी पर्सन इज टर्म्ड एज रिसीवेबल। और पेएबल की डेफिनेशन उसकी एग्जैक्ट ऑपोजिट, अमाउंट पेएबल बाय बिजनेस इन फ्यूचर टू एनी पर्सन इज टर्म्ड एज पेएबल। मतलब समझ लो मैंने तुम लोग से 5,000 के गुड्स खरीदे अभी क्रेडिट में और मुझे 5,000 देना बाकी है, देन इट इज अ पेएबल फॉर मी। समझ लो मैंने किसी से दुकान रेंट पे खरीदी है, रेंट पे ली है और 10,000 रेंट देना बाकी है, तो वो भी मेरा क्या हो गया? पेएबल। मतलब किसी को कुछ भी पैसा देना बाकी है दोस्तों तो वो मेरा क्या हो गया? पेएबल। अभी तुम लोग को याद हो तो अगर मुझे किसी को कुछ देना बाकी है देन इट इज ऑल्सो माई लायबिलिटी। समझ में आ रहा है? सो पेएबल्स इज वन फॉर्म ऑफ लायबिलिटी, दोनों एक ही चीज हुई। अभी इसका एक एग्जांपल,
परचेज्ड गुड्स ऑफ ₹5,000 फ्रॉम अजय ऑन क्रेडिट। अजय करके एक व्यक्ति है, उससे मैंने 5,000 रुपए के गुड्स क्रेडिट में खरीदे। इन दिस केस द अमाउंट ऑफ ₹5,000 विल बी पेड टू अजय इन फ्यूचर। मतलब ये 5,000 रुपए के गुड्स अभी ले लिए, लेकिन मैं उसे पैसा कब दूंगा? इन फ्यूचर। एंड हेंस दिस अमाउंट ऑफ ₹5,000 बिकम्स पेएबल। पेएबल का दूसरा मतलब क्या होता है? लायबिलिटी, बिकॉज आई नीड टू पे हिम इन फ्यूचर फॉर द बिजनेस। तो ये 5,000 रुपया जो अजय को देना बाकी है, वो दोस्तों मेरी क्या हो गई? लायबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ पेएबल्स। पेएबल यानी क्या हो गया? इफ एनी अमाउंट इज पेएबल टू एनी पर्सन देन इट बिकम्स अ लायबिलिटी और पेएबल फॉर द बिजनेस। समझ में आ रहा है? अभी दोस्तों याद करो, टाइप्स ऑफ रिसीवेबल्स में हमने दो चीजें देखी, एक था डेटर्स, दूसरा था बिल्स रिसीवेबल। तो अगर हम किसी पे विश्वास कर रहे हैं तो उसके पास लीगल रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन नहीं करवाएंगे तो हो गया डेटर, और उसके पास अगर रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन करवाएंगे, उसकी साइन करवाएंगे तो वो क्या हो गया? बिल्स रिसीवेबल। उसी तरह से दोस्तों अगर हम किसी की दुकान पे गए और उस व्यक्ति को हम पे विश्वास है तो वो हमसे कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं करवाएगा, लेकिन अगर उस व्यक्ति को हम पे प्रॉपर ट्रस्ट नहीं है तो वो भी हमसे डॉक्यूमेंटेशन करवा सकता है। तो जैसे रिसीवेबल दो फॉर्म्स के थे, जिसमें एक था डेटर और एक था बिल्स रिसीवेबल, उसी तरह से पेबल भी दो टाइप के होंगे, जिसमें पहला होगा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब डेटर्स का एग्जैक्ट ऑपोजिट। जिस तरह से डेटर्स में हम उस पर ट्रस्ट करेंगे, कोई रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन नहीं करवाएंगे, उसी तरह से क्रेडिटर्स वो व्यक्ति होंगे जो हम अगर उससे क्रेडिट में गुड्स परचेस करें तो हमारे पास कोई रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन वो नहीं करवाएंगे। Where any amount is payable to any supplier, मतलब हमने अगर किसी से गुड्स खरीदा क्रेडिट में और हमें उसे कुछ भी अमाउंट देना बाकी है ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मतलब अगर मैंने किसी व्यक्ति से क्रेडिट में गुड्स या सर्विसेज परचेज की और उसका पेमेंट करना बाकी है, ही बिकम्स अ क्रेडिटर फॉर द बिजनेस। तो वो मेरे बिजनेस का क्या हो गया? क्रेडिटर। दोस्तों ध्यान से, अगर मैंने किसी को गुड्स सेल किया क्रेडिट में तो वो मेरा क्या हो गया? डेटर। और अगर मैंने किसी से क्रेडिट में गुड्स लिया तो वो मेरा क्या हो गया? क्रेडिटर। किसी से पैसा लेना बाकी तो डेटर, और किसी को पैसा देना बाकी तो क्रेडिटर। दोनों एक दूसरे के एग्जैक्ट ऑपोजिट्स। ठीक है? एग्जांपल, सॉरी, नो रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन इज डन। जैसे डेटर्स में कोई रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन नहीं, उसी तरह से क्रेडिटर में कोई रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन नहीं। इट इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट। फॉर एग्जाम्पल, परचेज्ड गुड्स ऑफ ₹5,000 फ्रॉम सी ऑन क्रेडिट। समझ लो सी से मैंने 5,000 रुपए के गुड्स लिए, तो मुझे सी को 5,000 रुपया देना बाकी है, तो सी यहां पे मेरा क्या हो गया? इन दिस केस सी बिकम्स अ क्रेडिटर फॉर द बिजनेस, क्योंकि बिजनेस को उसे पैसा देना बाकी है और कोई रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन करवाने में आया नहीं है, सो ही बिकम्स अ क्रेडिटर फॉर द बिजनेस। अभी यहां ध्यान क्या देना है? समझ लो कि मैं हूं ए और मेरा बिजनेस है ए हैज परचेज गुड्स ऑफ 5,000 फ्रॉम सी ऑन क्रेडिट। तो मेरे लिए ए के लिए सी क्या हो गया? क्रेडिटर। और अगर मैं सी के एंगल से सोचूं तो सी ने ए को गुड्स सेल किए क्रेडिट में, तो सी के लिए ए क्या हो गया? डेटर हो गया। मतलब अगर मैं किसी के लिए क्रेडिटर हूं तो वो व्यक्ति मेरे लिए क्या है? डेटर। मतलब समझ लो कि ए है और बी है, एक समझ लो ए है एक बी है। ए ने बी को क्रेडिट में गुड्स सेल किए, ए ने बी को क्रेडिट में गुड्स सेल किए, तो ए को बी से पैसा लेना बाकी है, तो बी उसका क्या हो गया? डेटर हो गया। लेकिन बी के एंगल से सोचो, बी ने ए से क्रेडिट में गुड्स खरीदे हैं, देन बी हैज टू पे टू ए इन फ्यूचर, तो बी के लिए ए क्या हो गया? क्रेडिटर। मतलब एक के लिए डेटर, तो एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट के लिए क्या हो गया? वो क्रेडिटर। समझ में आ रहा है? पैसा लेना बाकी तो डेटर, पैसा देना बाकी तो क्रेडिटर। और दूसरा फॉर्म, जिस तरह से रिसीवेबल के दो फॉर्म्स थे, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, उसी तरह से पेबल्स के भी दो फॉर्म है। एक हमने देखा क्रेडिटर, दूसरा क्या होगा? बिल्स रिसीवेबल का ऑपोजिट बिल्स पेबल। ठीक है? बिल्स पेबल मतलब क्या? मैंने किसी से क्रेडिट में गुड्स खरीदे, उसको मेरे पे प्रॉपर ट्रस्ट नहीं है, तो उसने मेरे से रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन करवाया, मैंने साइन बाइन करके उसको बिल दे दिया पूरा कंप्लीट। ठीक है? तो अब वो पेमेंट जो मेरे को करना बाकी है, इट इज बैक्ड बाय लीगल गारंटी, तो ये क्या हो गया मेरे लिए? बिल्स पेबल। Where in a credit transaction the seller does not fully trust the, जो मैंने बिल्स रिसीवेबल में लिखा था ना, पूरा वही का वही कंटेंट है, कुछ चेंज नहीं किया है। He issues a written bill and requires the buyer to sign and accept it. It is affixed with a legal revenue stamp and hence can be presented in the court of law if the amount is not received. This is a more secured form as compared to debtor. अपने लिए ये खराब है, अगर अपने को किसी को पैसा देना है और फॉर्म सिक्योर्ड है तो वो अपनी बैंड बजा सकता है, लेकिन लेना है तो अपने लिए वो अच्छा है। अभी पूरा एक एग्जांपल समझ में है, बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल चीज क्या है।
फॉर एग्जाम्पल ए हैज सोल्ड गुड्स ऑफ ₹5,000 टू बी ऑन क्रेडिट। समझ लो ए ने बी को 5,000 रुपए के गुड्स क्रेडिट में सेल किए। नाउ ए विल, ये अ नहीं है, ए है। नाउ ए विल प्रिपेयर अ बिल एंड सेंड इट टू बी। ए एक बिल बनाएगा और बी को भेज देगा। बी क्या करेगा, बी विल साइन इट एंड सेंड इट बैक टू ए। मतलब ए ने समझ लो बी को गुड्स सेल किया, फिर ए ने एक बिल बना के बी को भेजा कि तू साइन करके एक्सेप्ट कर। बी ने साइन करके बिल किसको वापस दे दिया, ए को। अभी बिल किसके पास है, ए के पास है, ठीक है। अभी ए ड्यू डेट को बी के पास जाएगा, पैसा निकाल। अगर बी पैसा दे देगा तो ए बिल को क्या कर देगा, फाड़ के वापस बी को दे देगा। बट इफ बी डज नॉट पे टू ए, तो ए कहां जाएगा, कोर्ट के पास जाएगा, कंप्लेन करेगा, ए भाई ये पैसा नहीं दे रहा। देखो ए कहां जाएगा, कोर्ट के पास जाएगा, बोलेगा ये पैसा नहीं दे रहा है। कोर्ट इसको बोलेगा कि तू इसको पैसा दे, ठीक है। B will sign it and send it back to A. Now, if B does not pay on the due date, A can file a case against B. ठीक है। अभी देखो A के लिए भी बिल है, B के लिए भी बिल है। A को इस बिल का पैसा लेना है, तो A के लिए दोस्तों ये क्या हो गया, बिल्स रिसीवेबल। B के लिए भी ये बिल है, पर B को इस बिल का पेमेंट करना है, तो B के लिए क्या हो गया, बिल्स पेएबल। अभी देखो ध्यान से, दिस बिकम्स अ बिल्स रिसीवेबल फॉर A एंड बिल्स पेएबल फॉर B। एक ही बिल है, एक जन के लिए क्या हो गया, बिल्स रिसीवेबल, और दूसरे जन के लिए क्या हो गया, बिल्स पेएबल। चीज एक ही है, एक के लिए बिल्स रिसीवेबल, एक के लिए बिल्स पेएबल। उसी तरह से डेटर क्रेडिटर में भी गुड्स वही है, एक जन के लिए उसी गुड्स की वजह से ट्रांजैक्शन बन गया डेटर का, और दूसरे के लिए हो गया क्रेडिटर का। समझ में आ रहा है दोस्तों। आज हमने दो चीजें पढ़ी। सबसे पहले एक बार हाइलाइट्स देख लेते हैं कि आज के वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया। आज का वीडियो डेडिकेटेड था क्रेडिट सेल्स के लिए, कि जहां पर हमने किसी को गुड्स दे दिया और उसने हमें पैसा नहीं दिया, या तो हमने किसी से क्रेडिट में गुड्स परचेस कर लिया और हम उसे भविष्य में पैसा देने वाले हैं। सो टुडेज डिस्कशन वाज कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड टू क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, जहां कैश ट्रांजैक्शन की कहीं बात ही नहीं की गई थी, ठीक है। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन के बेसिस पे दो चीजें आती है, वन इज रिसीवेबल्स एंड द अदर इज पेएबल। रिसीवेबल मतलब मुझे अगर किसी से कुछ भी पैसा लेना बाकी है देन इट इज अ रिसीवेबल फॉर मी, और पेएबल मतलब अगर मुझे किसी को कुछ पैसा देना बाकी है देन इट इज अ पेएबल फॉर मी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिसीवेबल, अगर मुझे दोस्तों किसी से कुछ भी पैसा लेना बाकी है देन इट इज अ रिसीवेबल फॉर मी, और अगर मुझे किसी से कुछ लेना है तो वो मेरा क्या हो गया दोस्तों, एक असेट का फॉर्म हो गया, ठीक है। अभी रिसीवेबल्स दो फॉर्म के होते हैं। एग्जांपल देखा था मुकेश अंबानी और विजय माल्या। अगर मेरे को उस व्यक्ति पे ट्रस्ट है तो मैं उसके खिलाफ कोई भी रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन नहीं करवा रहा, उसको क्रेडिट में गुड सेल कर दे रहा हूं और बोल दे रहा हूं तू मेरे को पैसे दे देना, तो वो मेरा क्या हो गया, डेटर हो गया। उसको मेरे को उससे पैसा लेना है, ठीक है। बट इफ आई डोंट फुल्ली ट्रस्ट हिम, तो मैं क्या करूंगा, एक बिल पे उसकी साइन करवा लूंगा कि वो मेरे को पैसा ना दे, तो मैं कोर्ट में उसके खिलाफ केस फाइल कर सकता हूं। सो नाउ इस बिल से मेरे को पैसा मिलेगा, सो दिस बिल बिकम्स अ बिल्स रिसीवेबल फॉर मी। अगर मुझे इस बिल का पेमेंट लेना है तो वो मेरे लिए क्या हो गया, बिल्स रिसीवेबल, और अगर इसी बिल का मेरे को पेमेंट करना है तो वो मेरे लिए क्या हो गया दोस्तों, बिल्स पेएबल, ठीक है। अभी ये तो क्रेडिट सेल्स की बात हुई। अगर मैंने किसी से क्रेडिट में गुड्स परचेस किया तो मुझे उसे पैसा देना बाकी होगा, देन इन दैट केस इट बिकम्स अ पेएबल फॉर मी। अगर मुझे किसी को कुछ भी पैसा देना बाकी है देन इट इज अ पेएबल फॉर मी, और अगर किसी को कुछ भी देना बाकी है तो दोस्तों हमने आगे के वीडियोस में देखा था दैट इट बिकम्स अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। रिसीवेबल्स आर असेट फॉर द बिजनेस एंड पेएबल्स आर लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, ठीक है। अगर उस व्यक्ति ने मेरे को यूं ही गुड्स दे दिए, कोई साइन वाइन नहीं करवाई डॉक्यूमेंट्स पे, तो वो मेरे लिए क्या हो गया, क्रेडिटर। मैं उसके लिए क्या हो गया, डेटर, और वो मेरे लिए क्या हो गया दोस्तों, क्रेडिटर, ठीक है। और अगर उसको मेरे पे विश्वास नहीं है तो उसने एक बिल पे मेरी साइन करवा दी, बिल वही है, मुझे उस बिल का पेमेंट करना है तो दोस्तों वो मेरे लिए क्या हो गया, बिल्स पेएबल, और उसे इस बिल का पेमेंट लेना है तो ये उसके लिए क्या हो गया, बिल्स रिसीवेबल। दिस इज ऑल दैट वी हैव डिस्कस्ड इन टुडेज वीडियो। दोस्तों एक चीज मैं खास तुम सबको नोट करवाना चाहता हूं। दोस्तों देखो, टीचिंग अकाउंट्स इन वीडियो फॉर्मेट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर मी। जितना तुम लोग के लिए समझना मुश्किल है उससे 10 टाइम्स समझाना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल है। आई ओपनली एडमिट दिस थिंग। लेकिन दोस्तों जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, देखो अगर क्लास में तुम लोग आते देन ऑल दीज थिंग्स कैन बी एक्सप्लेन टू यू इन अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी नाइस मैनर। मैं यहां भी कोशिश कर रहा हूं कि जितना हम ओवर लिमिटेशंस को ओवरकम कर सके मैक्सिमम एक्सटेंट पॉसिबल तक वो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अगर कुछ भी रह जाए देन पार्डन मी फॉर इट। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं दोस्तों कि अगर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो हम कुछ ऐसा करें कि भले हम 100% इफेक्टिविटी तक ना पहुंचे बट 90-95% इफेक्टिविटी तक पहुंचे, देन ऑल्सो वी आर डूइंग अवर पार्ट।
बाकी 5-10% दोस्तों अगर तुम्हें कुछ भी मालूम ना पड़े, देन यू आर ऑलवेज फ्री एंड यू आर ऑलवेज वेलकम टू आस्क मी डाउट्स, कॉल मी। और हमें क्या करना है दोस्तों पता है कि अब तक हम जो कर रहे हैं उसमें से हम जितना ज्यादा गेन कर सके उतना अपने लिए अच्छा है। बाकी एक बार हम क्या करेंगे कि अगर तुम लोगों को ज्यादा डाउट्स होंगे, देन एज एंड व्हेन वी रिज्यूम विद आवर फिजिकल क्लासेस, तो एक बार क्या करेंगे कि जितना हमने अकाउंट्स में किया है ना वो सारी चीज का एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेंगे। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी ध्यान नहीं देना है, अभी 100% कॉन्सेंट्रेशन लगाना है, सब कुछ समझने की कोशिश करनी है, ना समझ में आए डाउट्स पूछ लेना है। बट हाँ, अगर कहीं भी कुछ भी रह गया, देन जस्ट रिमेंबर वन थिंग, आई एम ऑलवेज देयर विथ यू एंड ट्रस्ट मी, आई विल नॉट लेट योर बेस ऑफ अकाउंट्स रिमेन वीक बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई विल never ever do away with my responsibility. I will take proper care of all my responsibilities, friends. Trust me for that part. Thank you very much, friends. Have a good day.